बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पे बात करेंगे, जिसमें डेफिनेशन होगी, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, नीड ऑफ केमिस्ट्री और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टूडेंट चाहे एफएससी प्री मेडिकल का हो या एफएससी प्री इंजीनियरिंग का, इन दोनों फील्ड्स में केमिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे पहले कि मैं केमिस्ट्री में बात करूं, मैं यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि वाई डू वी गेन नॉलेज। हम नॉलेज क्यों हासिल करना चाहते हैं? वी गेन नॉलेज बिकॉज इट इनेबल्स अस टू थिंक क्रिटिकली, इट इनेबल्स अस टू थिंक out of box. It enables us to solve problems technically. गोया कि जब हम नॉलेज को हासिल कर लेते हैं तो नॉलेज मेक्स अस स्मार्ट। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि केमिस्ट्री को ही क्यों पढ़ा जाए, उसी को क्यों डिस्कस किया जाए और उसी को क्यों हम आगे लेके चलें। वाई केमिस्ट्री? अगर हम गौर करें तो हम और हमारे इर्द गिर्द दे ऑल आर मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। इवन कि हमारा वजूद इज ऑल्सो मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह वगैरह। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वी आर ऑर्गेनिकली डिज़ाइंड। लेकिन कैसे? मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो साबित करेंगी कि केमिस्ट्री के बगैर हमारा वजूद, हमारी एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं। मसलन जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस ज़मीन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक केमिकल एलिमेंट जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ वो ऑक्सीजन है। एक और बहुत इसेंशियल एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है वो है कार्बन। अगर मैं यहाँ कहूँ कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन को किस तरह हासिल करते हैं, तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनमें एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। उस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स कार्बन को हासिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए। अगर ये प्रोसेस प्लांट्स में ना हो तो प्लांट्स की एग्जिस्टेंस, उनका वजूद नामुमकिन है। अब आगे अगर मैं इंसानों की बात करूं तो वो जो फूड स्टफ़ खाते हैं, फूड मटेरियल्स फॉर ह्यूमन बींग्स, जिनमें प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। They all are organic compounds because they consist of thousands of carbon element. और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे कार्बन एक इसेंशियल एलिमेंट हमारे फूड स्टफ में पाया जाता है। अब आगे मैं इंसानों में केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो जो तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर ऑर्गेनिक, क्योंकि अगेन इन रिएक्शंस में बायोमॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं विच आर केमिकल्स, जिनका अभी जिक्र किया गया है, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इंसानी ज़िंदगी का वजूद केमिस्ट्री की ही वजह से है, क्योंकि इसमें भी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। हमारे वजूद में सबसे तेज़ जो एथलीट है वो है नर्व इम्पल्स। इस पूरी दुनिया में जो फास्टेस्ट एथलीट है वो नर्व इम्पल्स है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। और इस एथलीट यानी कि नर्व इम्पल्स में भी केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसा कि सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन वगैरह। और इस नर्व इम्पल्स की स्पीड 120 मीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में 120 मीटर, इसलिए इसको फास्टेस्ट एथलीट कहते हैं। अगर अर्थ पर गौर करें तो हमारी ज़मीन भी ऑर्गेनिकली डिज़ाइंड है। वो कैसे? हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक लेयर चढ़ी हुई है ओजोन की।
ओजोन सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती है और बेनिफिशियल रेडिएशंस को ज़मीन पर पहुंचने देती है। अब आगे एक और बात करूं कि इस दुनिया में जो आखिरी आलमी जंग होगी, जो आखिरी जंग जिसे हम कहते हैं, वो पानी की वजह से होगी। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी के बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। अब हम कौन सा पानी इस्तेमाल करें, कौन सा पानी हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा पानी किस किस पर्पस के लिए बेनिफिशियल है, हमें कैसे पता चलेगा? ये बात हमें केमिस्ट्री बताती है कि कौन सा पानी हमारे पीने के लिए ज़रूरी है। केमिस्ट्री में कुछ पैरामीटर्स हैं जो पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं। उनमें पहला पैरामीटर है हार्डनेस का, दूसरा पैरामीटर है DO, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कितनी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उस पानी में डिज़ोल्व्ड है, ये चेक कर सकते हैं हम। फिर है तीसरा पैरामीटर COD, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और चौथा है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन पैरामीटर्स के ज़रिए हम वाटर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यानी मैं आपसे ऑल इन ऑल ये बात करना चाह रही हूँ कि केमिस्ट्री इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ने का इनाम नहीं है, बल्कि हमारे जहन की ट्रेनिंग है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। ये तो मैंने आपके सामने चंद पॉइंट्स रखे थे कि केमिस्ट्री किस तरह हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी है और किस तरह इसके बगैर हमारी ज़िंदगी का गुजारा नहीं। आइए अब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वर्ड केमिस्ट्री है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। दिस वर्ड केमिस्ट्री इट कम्स फ्रॉम वर्ड अल्कीमी। अल्कीमी उन लोगों को उस वक्त कहा जाता था जो चीप मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। ये वर्ड अल्कीमी आगे एक वर्ड कीमिया से निकला है जो एक इंग्लिश वर्ड है, और ये वर्ड कीमिया आगे एक अरेबिक वर्ड खीमिया से ओरिजिनेट हुआ है। सो द टर्म केमिस्ट्री मीन्स द इजिप्शियन आर्ट। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि केमिस्ट्री पे जो पहली बुक लिखी गई थी वो भी इजिप्ट वालों ने लिखी थी। ये बात बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम एग्जैक्ट डेट बता सकें कि केमिस्ट्री की एग्जिस्टेंस कब हुई, लेकिन ये बात तय है कि जैसे जैसे इंसान ने ग्रो किया, जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंसान ने प्रोग्रेस किया, वैसे ही केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी साथ साथ डेवलप होता चला गया। केमिस्ट्री की एग्जिस्टेंस डिफरेंट फॉर्म्स में बहुत पुरानी बात है, जैसे इंसान का आग लगाना, डिस्कवरी ऑफ फायर, पत्थरों को रगड़ कर यानी फ्रिक्शन पैदा करके। ये तब की बात है जब केमिस्ट्री की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई, डेट एग्जैक्ट नहीं पता। केमिस्ट्री का आगाज़ उस वक्त हुआ जब लोगों ने ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। केमिस्ट्री का आगाज़ उस वक्त हुआ, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, जब लोगों ने मुख्तलिफ़ पौधों में से डिफरेंट केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया परफ्यूम्स और मेडिसिन्स को बनाने के लिए। केमिस्ट्री का आगाज़ उस वक्त हुआ जब लोगों ने ग्लास बनाने की टेक्निक इस्तेमाल की। तो गोया ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी थी कि इस शक्ल ने, इन हालात में, इन फॉर्म्स में केमिस्ट्री का आगाज़ हो चुका था। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एक वसी सब्जेक्ट है, इसकी हिस्ट्री को सम अप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने यहाँ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को 5 पीरियड्स में डिवाइड किया है। ये पीरियड्स आपने कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, मैं यहाँ इनको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। नंबर 1 पीरियड है एंशिएंट पीरियड। उस वक्त के फिलोसफर्स का ख्याल था कि ये पूरी यूनिवर्स 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिनमें आग, हवा, पानी और मिट्टी शामिल हैं। ये सबसे पहला पीरियड था। नंबर 2 जो पीरियड था वो था अल्केमिकल पीरियड। ये जो पीरियड है, इस वक्त के जो नॉन फिलोसफर्स और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ही कोशिश की कि जो बेस मेटल्स थी यानी चीपर मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर और आयरन, इनको गोल्ड में कन्वर्ट करें। जो तीसरा पीरियड था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पीरियड। इलेक्ट्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब फिजिशियन है। मैं यहाँ समझती हूँ कि ये जो पीरियड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि
इस पीरियड में केमिस्ट पेड देयर अटेंशन टुवर्ड्स मेडिको केमिकल प्रॉब्लम्स और फिर उन मेडिसिन्स को डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ से फिर केमिस्ट्री की अपनी इम्पोर्टेंस और आइडेंटिटी का आगाज़ हो जाता है और आज हम देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में जितनी भी मेडिसिन्स हैं उनमें केमिस्ट्री के बनाए हुए केमिकल्स का किरदार है। नंबर 4 जो पीरियड है वो है फ्लोजिस्टन पीरियड। इस पीरियड में एक थ्योरी पेश की गई थी कि जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं यानी जो जलने के काबिल सब्सटेंसेस हैं इनमें एक मटेरियल पैदा होता है जिसको हम फ्लोजिस्टन कहते हैं और वो सब्सटेंसेस को जलाने के बाद हासिल होता है। और बच्चों अब जो हमारा लास्ट पीरियड है वो है मॉडर्न पीरियड, जिस पीरियड को हम आज तक डिस्कस कर रहे हैं और दैट इज़ द मोस्ट एक्टिव पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इस मॉडर्न पीरियड में डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जैसे रिचर्ड, प्रोस्ट, जॉन डाल्टन, एवोगैड्रो, मेंडलीव, आर्हीनियस एंड मैनी मोर। गोया इन डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने वक्त में केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत किरदार अदा किया है। अब हम आगे चलते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे। केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो हमने बहुत जगह पढ़ी होगी लेकिन आज की डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। नंबर 1 चीज़ जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called matter, जैसे शुगर, वाटर, एयर एट्सेट्रा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से क्या मुराद है? जब हम किसी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। इनमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया जाता, जैसे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कलर एट्सेट्रा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड एज सब्सटेंस चेंजेस इट्स आइडेंटिटी। जैसे सब्सटेंस चेंज अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है हम उनको मेजर और ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन। वाटर की को ले लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उनकी आइडेंटिटी और होती है और जो पानी बन जाता है उसकी आइडेंटिटी और होती है। नंबर 2 जो हम यहाँ पे केमिस्ट्री में चीज़ पढ़ते हैं वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या कंपोजिशन है। जब हम किसी की कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है उसकी क्वालिटी और एक आती है उसकी क्वांटिटी। जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है उसमें हम पढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स इन मैटर। उसमें हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जब हम क्वांटिटी को देखते हैं तो उसमें हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन मैटर, जैसे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। नंबर 3 जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो है चेंजेस इन मैटर, मादे में होने वाली तब्दीलियाँ। अब वो जो चेंज होता है वो भी 2 तरह का होता है, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। जब अगर हम कोई लोहे का एक नीट और क्लीन पीस ले लें और उसे नमी वाली जगह पे रखेंगे तो उसको जंग लग जाएगा। बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो जो खुराक हम खाते हैं उससे हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ घंटों बाद हमें दोबारा से भूख लग जाती है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। अगर हम किसी लिक्विड चीज़ को फ्रिज में रखते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है, तो एक और ये भी एक फिज़िकल चेंज है। अब हम चलते हैं अपने 4th पॉइंट पे, लॉज विच कंट्रोल चेंजेस इन मैटर। मैटर में डिफरेंट चेंजेस आती हैं और इन चेंजेस के बारे में हमें केमिस्ट्री ही बताती है, बट दीज चेंजेस आर नॉट रैंडम।
ये रफ़ नहीं है, बल्कि इनके चेंज होने में मैटर पे बहुत से लॉज एप्लीकेबल हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक सिंपल लॉ रख दूँ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज आती है, तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ज़रूर ऑब्जर्व किया जाता है। और वो लाजमी वैलिड होता है, जो कहता है कि ये जो मास है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो जो रिएक्टेंट की मास होगी वही प्रोडक्ट की मास होगी। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कलेक्टिव मास होगी वही वाटर की मास होगी। हाइड्रोजन की 4 ग्राम है, ऑक्सीजन की 32 ग्राम है, तो ये दोनों की मिलकर जो मास होगी वही वाटर की मास होगी 36 ग्राम। यानी मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो चेंज आई है, ये जो कलेक्टिव चेंज, ये जो पर्टिकुलर चेंज आई है, एक से ज़्यादा लॉज को फॉलो करती है। हमने यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स की डिटेल को डिस्कस किया है, उनमें हम एक चीज़ देखते हैं जो कॉमन है, और वो है मैटर। गोया कि मैं यहाँ पर कह सकती हूँ केमिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन मैटर। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन बताने का मकसद यही था कि आज हमें पता चल जाए कि केमिस्ट्री किस चीज़ पे बेस करती है। अब हम आगे चलते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पे। हमें जैसे पता है कि उर्दू भी एक लैंग्वेज है, इसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, ऐसे ही केमिस्ट्री भी एक लैंग्वेज है जिसको पढ़ते हुए, फॉलो करते हुए हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। इस लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे इंग्लिश में पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर उनसे वर्ड्स बनते हैं, और फिर वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं सिंबल। जैसे कि आपके सामने सोडियम के लिए Na और क्लोरीन के लिए Cl, यानी सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर जब ये सिंबल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक केमिकल फार्मूला बनता है। तो केमिकल फार्मूला इज़ अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर के लिए H2O। तो फिर जब ये केमिकल फार्मूलाज के डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन को एक इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आपके सामने ये जो वाटर बना, इसको केमिकल इक्वेशन ने जाहिर किया है। ये 3 हिस्से हैं हमारी लैंग्वेज के हो गए। अब जो 4th वन है वो इस लैंग्वेज का कंक्लूजन है कि जब आप सिंबल से फार्मूला से इक्वेशन पर जाते हैं तो फिर 4th नंबर पे जो केमिकल चेंज आती है, उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। ये आपने एक्सो और एंडोथर्मिक का नाम भी पढ़ा हुआ है। अब 4th नंबर पे जो एनर्जी चेंज को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने वाटर की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसका जिक्र किया है। यहाँ पे जो वाटर बन रहा है उसकी एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है, वो है -285.5 किलो जॉल पर मोल। और इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है वो यहाँ पे जाहिर की है, जैसे डेल्टा H इज़ इक्वल टू -411 किलो जॉल पर मोल। अब ये तो थी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और अगर हम इस लैंग्वेज को समझते जाएं तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री को पढ़ना भी आसान हो जाएगा। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि इसके बगैर केमिस्ट्री को पढ़ना, समझना और सीखना बहुत मुश्किल है। अब हम आगे बात करते हैं नीड ऑफ़ केमिस्ट्री की, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री या यूजेस ऑफ केमिस्ट्री की। लेक्चर के स्टार्ट में रूटीन की लाइफ में केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। अब इसके यूज़ हमारी ज़िंदगी में क्या है वो डिस्कस करूँगी, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर केमिस्ट्री ना होती तो हमारी ज़िंदगी का वजूद भी नामुमकिन होता। मसलन यहाँ पे एक एप्लीकेशन मेडिसिन की ले लेती हूँ कि अगर हम किसी भी फार्मेसी पे जाएं, जो भी मेडिसिन ले लें, तो उसमें जो भी कंपाउंड होगा ना वो केमिकल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल डिस्प्रिन की ले लेती हूँ। डिस्प्रिन एक कमर्शियल नेम है जो एक आम सर दर्द की दवा है। इसके अंदर जो कंपाउंड है वो भी ऑर्गेनिक है, वो भी एक केमिकल है जिसको हम एस्प्रिन बोलते हैं। यानी जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो उन सब में जो केमिकल्स हैं वो सब केमिस्ट्री हमें बताती है। तो हर मेडिसिन में केमिकल मौजूद होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब भी किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है या जब कोई पेशेंट जाता है कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर ब्लड नहीं बन रहा तो हम उसके लिए CBC कर लेते हैं या किडनी का टेस्ट करवा लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कैंसर है तो उसके लिए हम MRI करवा लेते हैं। तो ये जो सारे क्लिनिकल टेस्ट और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इनमें कुछ रिएजेंट्स पाए जाते हैं
जो कि ये टेस्ट करते हैं वो भी केमिकल रिएजेंट्स होते हैं। जैसा कि एमआरआई कराते हुए गैडोलोनियम कंट्रास्ट मीडिया एक रिएजेंट यूज़ होता है एमआरआई में। तो इसी तरह हर डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो रिएजेंट्स होते हैं और वो केमिकल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं टेक्सटाइल्स में भी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जितने भी ये कपड़े वगैरह जो कपड़ा होता है ये सारा कुछ इनमें भी केमिस्ट्री अप्लाई होती है। पुराने ज़माने में जब लोगों की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, उनकी लाइफ इतनी लग्जरियस नहीं थी, तब लोग नेचुरल सोर्सेज से कपड़ा बनाते थे, जैसे कॉटन सिल्क वगैरह हो गया। लेकिन अब जैसे हमारी डिमांड्स बढ़ गई हैं, हमारी लाइफ भी बदल गई है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई है, तो हम उस नेचुरल सोर्सेज में पॉलीएस्टर वगैरह मिलाकर यानी सिंथेटिक फाइबर मिक्स कर कर हम उसको कपड़ा वगैरह बनाते हैं। पॉलीएस्टर भी सेम वही काम करता है जो कॉटन करता है, तो पॉलीएस्टर भी एक केमिकल ही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, जो है पेट्रोकेमिकल्स वो होते हैं जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से मिलकर बनते हैं। यानी जो फ्यूल्स वगैरह जितने भी हैं, डीजल, पेट्रोल वगैरह, वो सब पेट्रोकेमिकल्स में आते हैं। और केमिस्ट्री की वजह से ये पेट्रोकेमिकल्स बने और इन्होंने हमारी लाइफ इतनी आसान कर दी कि हम घंटों महीनों का सफ़र हम घंटों में तय कर देते हैं। जैसे कि एरोप्लेन लेने, वो हम कुछ घंटों में ही उसका सफ़र तय कर लेते हैं। उसमें भी जो फ्यूल यूज़ होता है वो भी एक केमिकल होता है, जिसे हम एविएशन फ्यूल वगैरह कह देते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स में भी केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम ज़मीन में जो हम फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं कि हमारी क्रॉप की यील्ड बेहतर हो, हमें यील्ड बहुत अच्छी मिले, तो वो जो तमाम फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो चाहे छोटी सी भी जगह है उससे भी हमारी यील्ड बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो उन फर्टिलाइज़र्स में भी जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी हमें केमिस्ट्री ही बताती है। डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए हम अपनी यील्ड को, हम अपनी क्रॉप को बेहतर कर सकते हैं, और वो भी हम एग्रीकल्चर में, यानी एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक्सप्लोजिव मटेरियल्स पे। अब ये जो तमाम एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं इनमें जो यूज़ होता है, जैसे कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम वगैरह, ये सब भी केमिकल्स हैं ना, केमिकल एलिमेंट्स हैं, तो ये केमिस्ट्री ही हमें बताती है। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का सही यूज़ हमें बहुत फ़ायदा भी देता है। जैसे इन्हीं रिएक्टिव मटेरियल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। तो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का में भी केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम आगे चलते हैं, हमने इसके यूजेस तो सारे पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं केमिस्ट्री के स्कोप की तरफ, कि केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में स्कोप क्या है। पढ़ लिया केमिस्ट्री को हमने, उसकी इम्पोर्टेंस भी देख ली, उसके यूजेस भी देख लिए, लेकिन केमिस्ट्री को अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम मेडिकल फील्ड में देखें तो उसमें हम लोग MBBS कर सकते हैं, BDS में जा सकते हैं, DVM में, D-Pharm में, साइकेट्रिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और अगर हम टीचिंग में जाएँ तो हम एक अच्छे मौल्लिम बन सकते हैं और अपनी नस्लों को अपने नॉलेज से फैज़याब कर सकते हैं। और अगर हम रिसर्च में जाएँ तो हम लोग एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं कि दुनिया याद रखेगी। आज की इस लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन डिटेल से पढ़ लिया है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, लैंग्वेज, नीड, स्कोप, हिस्ट्री, सब कुछ हमने पढ़ा है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में।